प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही हिस्सा है एनकाउंटर और बुलडोजर? इनकाउंटर कोई पुलिस वाला घर ये सोच के नहीं चलता है कि आज चलो मारूंगा दो चार को, कमर तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, भूसा भर देंगे। आतंकी सैफुल्ला एनकाउंटर की कहानी क्या थी? और उसने पुलिस पे गोली चलाई तो मुझे विश्वास है पुलिस भी बहादुरी के साथ गोली का जवाब गोली से देगी। आपको भी एक प्रयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है, दलितों को अपनी तरफ लाने की। जी, कैसे काम हो रहा है? ये प्रयोग नहीं है, ये तो स्वतः हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमेशा इस बात पे ध्यान दिया कि गरीबों का कल्याण हमें करना है। योगी जी इतने सहृदय हैं और चिंता करते हैं गरीबों की। उनका गरीब के बच्चे तो फिर छूट जाएंगे, 1 साल 1.5 साल जो है, 1.5 साल जो बच्चा पीछे छूट गया आगे कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कोचिंग शुरू करते हैं और सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग नाम से एक योजना शुरू की। डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है। तो डबल इंजन सर का काम है गति तेज करना, लेकिन गार्ड का काम है देखना कि कोई पीछे ना छूट जाए, ना डिब्बा पूरा छूट जाए, ना व्यक्ति पीछे छूट जाए। तो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। ये केजरीवाल जी की सोच का परिचायक है ये बयान। सुरक्षा मैं इसलिए लगता क्योंकि सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या किसी मंत्री को, विधायक को स्टेटस दिखाना चाहिए? नहीं। ऐसे में मैं 2-3-4 अपने साथी सिपाहियों को लेके घूमूं, किसी एक चौकी बंद करनी पड़ेगी अगर 4-5 सिपाही मेरे साथ आएंगे। लगभग 2 करोड़ दर्शकों की तरफ से मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक विशेष पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के बज रहे हैं 9:52। तारीख है 22 मई और जब हम इतनी रात को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बेहद विशेष व्यक्ति का है। दरअसल उन्होंने हमें वक्त दिया 9:30 का पहुंचने का और यकीन जानिए वो यहां पर 9:20 पर थे और परसेप्शन एक चेंज करके रखा नेताओं के बारे में। अक्सर नेता पहुंचते हैं लेट लतीफ, ये आरोप हमेशा उन पर लगते रहते हैं, लेकिन जिस शख्सियत से मैं बात करने के लिए यहां पर मौजूद हूं वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। इस वक्त योगी सरकार में मंत्री हैं, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और कन्नौज से मौजूदा विधायक हैं। बीजेपी नेता इस वक्त असीम अरुण जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी। लगभग 2 करोड़ दर्शकों की तरफ से मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी टाइम पर आए। अभी आईपीएस ही हैं क्या, नेता नहीं बने? पुलिस में, सेना में समय से चलना सिखाया जाता है और वो अच्छी बात है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे भी रखूँ। लेकिन अगर हम प्रेरणा देखें, मोदी जी का कार्यक्रम देखिए हमेशा बिल्कुल टाइम से होता है, योगी जी का बिल्कुल टाइम से होता है। कई बार योगी जी का पहले पहुंच जाते हैं। हाँ। तो समयशीलता, पंक्चुअलिटी तो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना समय मेरा महत्वपूर्ण है उतना अन्य लोगों का भी महत्वपूर्ण है और हम सबको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो समय दिया उसी से चले। कभी कभार कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन 99% हमें कोशिश करना चाहिए टाइम से रहें। और ऐसा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिन का प्लान करना पड़ता है, थोड़ा समय का मार्जिन रखना पड़ता है जिससे कि लेट ना हो। ये पंक्चुअलिटी क्या बचपन से रही? क्योंकि पिताजी भी सर्विस में थे, बिल्कुल शुरुआत से डांट पड़ती रही होगी लेट होने पर। बिल्कुल, पिताजी इस मामले में बहुत सख्त थे हमारे। और स्कूल के निकलने का टाइम, स्कूल से लौटने का, पढ़ाई का, और हमेशा प्रोत्साहित करते थे टाइम टेबल बना के अपने टेबल के आगे रखो और उसके मुताबिक चलो। और ज़रूरी भी है, जीवन में बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन एक चीज़ हम सबको समान मिली है, 24 घंटे। चाहे कितने अमीर घर में पैदा हुए हो, चाहे गरीब घर में हो, चाहे शरीर से बलिष्ठ हो, चाहे कमज़ोर हो, लेकिन 24 घंटे सबको बराबर मिले। तो 24 घंटे का सदुपयोग अगर करना है तो पंक्चुअलिटी, समयशीलता भी ज़रूरी है। उस समय का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अपने पॉडकास्ट में अच्छे से करते हैं, एनएफ में बहुत अच्छे से करते हैं और तभी इतनी पॉपुलैरिटी है। इसके लिए बहुत बधाई पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे का उपयोग आपने कैसे किया शुरुआती दौर में?
एक स्टूडेंट के रूप में। हाँ, एक स्टूडेंट के रूप में स्कूल, जी फिर कॉलेज जी लाइफ। जी। एक छात्र के रूप में, और खासकर जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो महत्वपूर्ण होगा। तो अक्सर ऐसा होता है, कई छात्रों का उल्टा लाइफ हो जाती है, रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, ऐसा करके। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कुछ दिनों को, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक किया कि सुबह 6 से 6:15 के बीच में उठो, और 6 से लेके 8 साढ़े 8 तक अपने शरीर के लिए समय, हम्म। अपना मंजन आदि किया, और कम से कम 1 घंटे का वर्कआउट, कभी रनिंग करके, कभी योग करके, हम्म। उसके बाद में फिर स्नान करके पढ़ाई करने बैठे। और खासकर यूपीएससी की तैयारी अगर बात करें तो फिर पूरा समय पढ़ाई, और बस खाने पीने का जो ब्रेक है वही करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बहुत पढ़ाई वहाँ अपेक्षित है। तो नॉर्मली कॉलेज की पढ़ाई में 8 घंटे की पढ़ाई से काम चल जाता है, पर यहाँ 12-13 घंटे, मतलब जितनी जो क्षमता है फिर खींचना ही है, हम्म। उस तरह से उसके। लेकिन सब आपने क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात बोली, तो दिन में भोजन का समय निश्चित, उसके बाद करीब आधे घंटे सोने का समय निश्चित। खासकर जब मुझे होता है, शायद और लोग को भी होता हो, जब ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो नींद भी कुछ ज़्यादा आती है, ऐसा मेरे साथ होता था। तो वो उसके बाद फिर शाम का समय अलग, रात को कुछ समाचार देखने का समय। पहले 9 बजे का समाचार आता था, हम्म। आजकल तो अब हम रेडियो लोग, पे 8:45। हाँ आजकल तो पूरे दिन समाचार आता है। हाँ। लेकिन वो 9 से 9:30, 15-15 मिनट के समाचार हम्म। हिंदी अंग्रेजी के, उसके बाद फिर पढ़ाई, ऐसा एक क्रम चलता था जब यूपीएससी की तैयारी थी। कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जाहिर बात है, हम्म। ना 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई भी पर्याप्त है, और उससे नंबर भी ठीक आ जाते हैं, हम्म। माता पिता डांटते भी नहीं है, हम्म। काम चल जाता है। बात करेंगे राजनीति को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अभी मैं थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। कुछ किस्से कहानियाँ याद हों हाँ। कॉलेज लाइफ की? किस्से तो बहुत सारे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की, बीएससी किया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से 1991 में मैंने पास किया। कॉलेज एक बार फिर मुझे करने का मौका मिला सर्विस में आने के बाद, अभी हाल में ही अच्छा। 2015 में। मैं, सरकार में व्यवस्था होती है एक स्टडी लीव की, और हम्म। सरकार अगर अच्छे एडमिशन हो जाए तो स्कॉलरशिप भी देती है। कनाडा में वैंकूवर एक बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हम्म। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी पढ़ने का मौका मुझको मिला। हम्म। कैंपस लाइफ से ज़्यादा मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा। मैंने विदेशों में जा कर के देखा, जब मैंने पढ़ाई की, तो एक बहुत रोचक शब्द आ गया है आजकल, लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम्म। जिसका मतलब ये हुआ कि छात्र की या सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं अपने भारत में भी देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, हम्म। मुझे लोग मिलते हैं जो मेरी उम्र के हैं, 50-52 साल के हैं, हम्म। और वो लॉ कर रहे हैं या हम्म। एमए दोबारा कर रहे हम्म। हैं, और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम सबको कोशिश करना चाहिए, खासकर अगर विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको अपने अपने काम के लिए बहुत मुस्तैद होना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा क्या हो रहा है, हम्म। उस बेंचमार्क से भी आगे हम लोग जाएं, हम्म। उसके लिए काम हम लोग को करना होगा। बिल्कुल। आगे बात होगी यूपीएससी को लेकर, अंत में हम यूपीएससी तैयारियों करने वाले छात्रों को लेकर भी आपसे कुछ जानेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं थोड़ा अभी के मुद्दों पर। पिताजी डीजीपी थे, आप भी कमिश्नर रहे, आईपीएस रहे, क्या जरूरत पड़ गई राजनीति में आने की? ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रीति नीति है, हम्म। और मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है, ये एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हम्म। जो भाजपा में पुराने नेता हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनका भी साल में 2 बार 3 बार प्रशिक्षण वर्ग होता है। मतलब उनको चमकाया जाता है, पॉलिश किया जाता है, कोई कमियां हैं तो दूर की जाती हैं। दूसरा, मेरे जैसे लोगों को किसी विशेषज्ञता के लिए, विविधता के लिए पार्टी में लाया जाता है। तो, और मैं अकेला नहीं हूँ ऐसे, अगर पुलिस की बात तमाम। करें, आईएएस की बात करें, बहुत से लोग हैं, फिर हम्म। हमारे डॉक्टर बहुत सारे हैं। हम्म। वर्तमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के 8 डॉक्टर्स हैं। हम्म। ऐसे डॉक्टर जो 10 से 12 पर्चा लिखते हैं, अपना अच्छा। सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद अपने विधायक का काम करने हम्म। निकलते हैं। ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। हम्म। हालांकि राजनीति का जो कोर है, वो हमेशा जो कमिटेड कार्यकर्ता है,
वही रहेगा विद्यार्थी परिषद से या स्टूडेंट इलेक्शन से ऐसे। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को भी लाना बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही मुझे लगता है मेरे ऊपर निगाह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पड़ी। पहले मेरे पास एक सुझाव आया तो मुझे लगा तो कुछ शायद कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैं तो बहुत हार्डकोर पुलिस वाला, राजनीति से कोसों दूर, ऐसा मेरे पास कैसे आ रहा है। लेकिन जब और गंभीरता से बात हुई तो मुझे लगा रही तो वाकई में गंभीर मामला है। पहले मना किया, फिर 50-50 बोला, फिर हाँ किया। लेकिन अब इस बात को करीब 2.5 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि निर्णय अच्छा रहा। और पुलिस में भी हम सेवा करते थे लेकिन दायरा छोटा था, अब दायरा बहुत बड़ा है। समाज कल्याण का मैं मंत्री हूँ, तो समाज कल्याण में जो भी अच्छा हो रहा है मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ, लेकिन जो कमी है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और सुधार करने की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से मेरी है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री जो हर मंत्री को मुख्यमंत्री की तरह ही काम करने का मौका देते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं, और जो परिवर्तन करना है उसके लिए उत्साह बढ़ाते हैं, और जो परिवर्तन के लिए सुझाव लेके जाते हैं, फाइल जाती है, सब पे ओके कर देते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का आनंद है। तो जो हम परिणाम दे पा रहे हैं वो हमारी काबिलियत, जो अगर नहीं दे पाएंगे तो वो हमारी कमी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और काम करने का बहुत बड़ा अवसर ईश्वरीय संरचना में मानता हूँ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको पूरा करूँ। लेकिन ये आपको बुलावा किधर से आया? पहले दिल्ली से आपको भेजा गया या फिर राज्य की तरफ से कि आ जाइए राजनीति में, चुनाव लड़ लीजिए? जो बातचीत तो राज्य स्तर पे हुई, लेकिन जैसे अगर बताना चाहें कि कौन? हाँ नहीं, नाम तो मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा। क्योंकि संगठन बड़े निर्णय लेता है और ना हमेशा एक टीम होती है जो निर्णय लेती है, और जैसे मुझको लाया गया और भी लोग को लाया गया, तो निर्णय तो निश्चित रूप से उच्च स्तर पे ही हुआ होगा। और लेकिन निर्णय किसने लिया ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी व्यूअर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके से लोगों को लाती है। बाकी कौन सी पार्टी है, हर जो परिवारवादी पार्टी है उनको तो डर लगता है कि मैं किसी को ले आऊँगा, ये मेरी पार्टी लेके भाग जाएगा, ये कहीं मुझसे बड़ा नेता बन जाएगा, ऐसा। समाजवादी पार्टी किसी को लाती है कभी? कांग्रेस किसी को लाती है कभी? ऐसा कहीं नहीं आपने होते हुए देखा होगा। लेकिन भाजपा अपने लीडरशिप को, अपने कैडर को लगातार मजबूत करने के लिए काम करती है, क्योंकि यहाँ किसी को डर नहीं है कि कौन पार्टी लेके भाग जाएगा। पार्टी हम सबसे बहुत बड़ी है, हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना योगदान करते हैं। अलग अलग सरकारों में आपने काम किया बतौर IPS, अब आप सरकार में जी। फर्क क्या है? फर्क सबसे बड़ा है, 2 फर्क हैं। एक फर्क कि समस्याओं को हल करने का मादा भारतीय जनता पार्टी में है। 2019 में लाल किले पे खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, न समस्या पालेंगे न समस्या टालेंगे, हर हल निकालेंगे। एक छोटा सा मंत्र, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। आपका चैनल चल रहा है, अगर ये माइक में कोई प्रॉब्लम है, आप इसको तुरंत नहीं ठीक करा रहे हैं, इस समस्या को पाल रहे हैं कुछ टेप लगा के या टाल रहे हैं कुछ और करके, तो आपका चैनल बहुत अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपने सारे उपकरणों को ठीक रखते हैं, तो आपने समस्या को पाला नहीं, समस्या को टाला नहीं, हल निकाला, आपका चैनल बढ़िया चलेगा। ये किसी कंपनी के लिए भी लागू है, किसी विभाग के लिए भी और पूरे देश के लिए भी है। और मोदी जी ने आज ये करके दिखाया, एक एक करके विकराल समस्याएं। कश्मीर 370-35A को हटाना कोई कर नहीं सकता था, ऐसा मानते थे, लेकिन किया। आसान काम नहीं था, योजना के साथ किया, बड़ा एफर्ट लगा, उसमें पूरा किया। भगवान श्री रामलला का मंदिर की इतनी सारी बाधाएं थी, सारी बाधाएं दूर की, सब कुछ न्यायालय के आदेश से हुआ। कहीं पुलिस को एक डंडा नहीं पटकना पड़ा, कर्फ्यू तो छोड़िए, बहुत दूर की बात। और कहीं कोई जय पराजय का विचार किसी के मन में नहीं, और मंदिर बन के तैयार है। गौरव के साथ हम लोग दर्शन करके आते हैं। स्वच्छता मिशन की मैं बात करूं, गरीब कल्याण की बात करूं, तो एक एक करके मोदी जी ने समस्याओं को हल किया है। ये प्रेरणा हम लोग को भी लेनी है। बिल्कुल, समस्याओं को, हाँ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का हल निकालना है। विकसित देश अगर बनना है तो हर दुकान को, हर घर को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा और उसको स्वीकारना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही हिस्सा है एनकाउंटर और बुलडोजर। इनकाउंटर कोई पुलिस वाला घर ये सोच के नहीं चलता है कि आज चलो मारूंगा 2-4 को, नहीं।
पुलिस को या हमको आपको भी एक समान नागरिक के रूप में अधिकार है कि कोई हमारे ऊपर अगर गोली चलाता है, कोई हमारे ऊपर अगर हमला करता है तो हम उसका जवाब दें। अगर जानलेवा हमला है तो जो प्रत्युत्तर है, रिप्लाई है, वो जानलेवा शक्ति तक शामिल हो सकता है। तो जो पुलिस ने काम किया है योगी जी के नेतृत्व में, पहले जब पुलिस के ऊपर गोली चलती थी तो पुलिस बेहतर समझती थी कि सिर छुपा लो या भाग जाओ, क्योंकि अगर कोई जांच हुई, कोई बात हुई तो पुलिस का साथ कोई नहीं देगा। और हमारे दरोगा, सिपाही, आईपीएस अफसर कितने सारे परेशानी में फंस गए थे कोर्ट में, अलग अलग जगहों पे, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया। योगी जी ने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि आपका अनुशासन ठीक होना चाहिए, किसी प्रकार का पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं हो। मतलब सख्ती की उन्होंने पुलिस के साथ भी, पुलिस को सुधारा और साथ में ये ताकत दी कि जो कानून कहता है अगर आपके ऊपर कोई बल प्रयोग कर रहा है, गोली चला रही है, तो डरने की बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, गोली का जवाब बेटा गोली से देना। ठीक तो पुलिस ने यही किया। आपके दौर में कोई ऐसा किस्सा हुआ था जब आप आईपीएस थे, कभी ऐसे फंसे हो पिछली सरकारों में, या आपकी टीम? अब हाँ, मतलब मेरे मित्र वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हुए। कहीं पे परिस्थिति ऐसी हुई, पुलिस ने गोली चलाई प्रत्युत्तर में, बाद में पता चला कि उस उन्हीं को फंसा दिया गया और फिर वो किसी तरीके से अपने आप बचे, या कई बार नहीं भी बचे, कुछ लोग को जेल तक जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां पहले हो जाती थी क्योंकि सरकारें समर्थन नहीं करती थी। इलीगल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जा रही है और हमको पता है कि इस अपराधी ने पुलिस के ऊपर पहले भी फायर किया है, तो हम तैयारी से जाते हैं। हम उस हिसाब से हथियार लेके जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके जाते हैं, पर्याप्त संख्या लेकर के जाते हैं, और ज़्यादातर हम ऐसे खतरनाक अपराधियों को भी बिना गोली चलाए पकड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपराधी गोली चलाते हैं तो हमको भी गोली चलानी पड़ती है। बहुत कम संख्या में होता है। अगर आप देखें तो जितनी गिरफ्तारियां रोज होती हैं उसकी बहुत ही मामूली सी संख्या में एक्चुअली फायर आर्म्स या गोलियां चलती हैं। लेकिन मूल बात जो आप कह रहे हैं, योगी ने जो ताकत दी आज उत्तर प्रदेश पुलिस को, उसका परिणाम जमीन पे हम सबको दिख रहा है। आज से साल पहले, आप तो शायद छोटे रहे होंगे तब, नहीं, मैं इंडस्ट्री में ही था। हाँ नहीं, पर आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में रात को हाईवे पे किसी भी सड़क पे पुलिस कॉन्वॉय लगाती थी। 50 गाड़ियां, 100 गाड़ियां इकट्ठी हो गई, फिर छोड़ती थी। क्यों? क्योंकि इक्का दुक्का गाड़ी जाएगी तो उसके साथ लूटपाट हो जाएगी, ऐसा विश्वास था। अब कहीं पूरे यूपी में कॉन्वॉय नहीं लगता। रात को साइकिल से, मोपेड से भी चले जाइए, कहीं कोई कॉन्वॉय नहीं लग रहा। गांव में पहले गांव के लोग गश्त लगाते थे, पुलिस भी, हम भी पुलिस में बोलते थे कि 20-20 लोग इकट्ठी करो, रोस्टर, सब सिस्टम बने थे कि गांव के लोग खुद गश्त करेंगे क्योंकि डकैती पड़ जाएगी। आज डकैती पड़ जाएगी, बकरी का बच्चा चोरी करने की हिम्मत किसी की नहीं है, क्योंकि बुलडोजर है। सब क्योंकि बुलडोजर है, क्योंकि कानून की सख्ती है, सब आराम से सोते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। आज अगर 100 रुपये कमाए तो कल 125 रुपये कैसे कमाएं, इस बारे में सोचते हैं। ये एक अच्छे समाज की निशानी है और तभी आज विकास हो रहा है। नहीं, इस बीच आरोप भी लगते हैं कि आपकी सरकार में, ठीक है, माफियाओं को मारा जा रहा है या माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, उसकी तारीफ सब करते हैं, लेकिन किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो कहा जाता है कि साजिश रची गई है, क्योंकि कभी गाड़ी पलट गई, कभी हार्ट अटैक से मौत दिखा दी। लेकिन विरोधी आरोप लगाते हैं कि पीछे न पीछे कहीं योगी सरकार का हाथ है। अगर आप मुख्तार अंसारी की मृत्यु की बात कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी, कोई भी कस्टोडियल डेथ अगर होती है तो उसमें पूरी गहनता से जांच होती है। ये कोई नई बात नहीं है, होती है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मृत्यु की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से प्रमाणित अब है। जो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो पोस्टमार्टम हुआ, जो सारी रिपोर्टें आई हैं, तो पूरी तरह से ये चीज़ स्थापित हो गई कि ये बीमारी के कारण मृत्यु थी। दुख की बात यह है कि जिनके पास, नेताओं के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो कह रहे हैं कि उसको मारा गया, और जाकर के उनके शव पे फूल चढ़ा रहे हैं जाकर के। ये वो लोग हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह जी का के पार्थिव शरीर लखनऊ में रखा हुआ था, 1 किलोमीटर दूर अखिलेश जी का घर है, और फूल चढ़ाने नहीं गए, लेकिन 500 किलोमीटर दूर गाजीपुर गए। गाजीपुर भी गए, लखनऊ में उनकी पार्टी दफ्तर पर बैनर भी लगा, मुख्तार बैनर भी लगा। यही चीज है, इसी को बोलते हैं तुष्टिकरण। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि
मुख्तार अंसारी के अंत्येष्टि में जाने से, वहाँ पे फातिहा पढ़ने से आपको लगता है कि मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, हर आदमी कानून का राज चाहता है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, दंगे नहीं हैं, तो दोनों लोग खुश हैं, मुस्लिम भी खुश हैं, हिंदू भी खुश है। जब सपा की सरकार में दंगे होते थे तो क्या केवल हिंदू मरते थे, क्या केवल मुस्लिम मरते थे? किसी ना किसी माँ का बेटा मरता था, दोनों जगह नुकसान होता था। लेकिन इसको आज नहीं होता ऐसा। लेकिन इसको आधार बनाकर विरोधी ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों को डरा रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार। विरोधियों का तो काम ही है विरोध करना। हम्म। लेकिन आज आपको देख के खुशी होती होगी, ऐसे अगर मैं चुनाव की ओर आऊं, जो बूथ हैं जहां पे 100% मुस्लिम वोटर्स हैं, भाजपा का खाता आज वहां पे खुलता है। हम्म। और केवल खाता नहीं खुलता है, अब 20%, 30%, कहीं कहीं और ज़्यादा वोट में वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी जो संरचना है, उसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसमें हमारे जो प्रगतिशील नेता हैं अल्पसंख्यक समाज के, महिलाएं भी, वो उसमें शामिल हैं, वो अपना योगदान करते हैं नीति निर्धारण में भी और साथ साथ चुनाव लड़ने में भी, चुनाव जिताने में भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने बहुत दिल बड़ा करके काम किया। और राजनीति में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। उन्होंने पूरे भारत को वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर निकालने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश में देखें कि ये यादव लैंड हो गया, ये जाट लैंड हो गया, ये अनुसूचित समाज हो गया, ये सब तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा होगा तो ऐसी कल्पना करके तो नहीं लिखा था। उन्होंने जो सोचा था कि सबका वोट बराबर होगा, समानता होगी। आज हम लोग उस ओर बढ़े हैं। हम पूरा पहुंच गए वहाँ नहीं, अभी हमने दिशा पकड़ी रास्ते है, में। रास्ते में है, गति और तेज करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में इस बात को मैं बहुत गौरव के साथ कहूँगा कि हमको हर धर्म, जाति, संप्रदाय का वोट मिलता है। कभी इधर ज़्यादा मिल सकता है, कभी उधर कम हो सकता है, ये सामान्य लोकतंत्र की बात है। कभी वो हमारे काम से खुश होता है, कभी वो नाराज़ हो जाता है, ये भी चलेगा। लेकिन हमारे लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। प्रचार में हम हर दरवाजे पे जाते हैं, सब बराबर। प्रचार करते हैं, वोट मिले ना मिले, इस बार नहीं मिला अगली बार मिलेगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जहाँ पे हम सांसद का चुनाव 5 लाख से जीते हैं, वहाँ पे हम रिलैक्स होकर नहीं बैठ गए कि 5 लाख से जीते हैं, जीत जाएंगे। नहीं, हम उस 5 लाख को 6 लाख, उसको 7 लाख करने के लिए काम कर रहे हैं। और कैसे? नए लोगों को, जो जोड़कर। मोदी का परिवार एक नारा दिया गया, इसीलिए क्योंकि हम परिवार के सदस्यों को बढ़ा रहे हैं। और मेरी तो राजनीतिक समझ और अनुभव बहुत कम है, लेकिन किसी नए वोटर को जोड़ने का मतलब एक दोस्त बनाने के बराबर होता है। कोई दोस्त नारा लगाने से दोस्त नहीं बनता है, साथ बैठ के बातचीत करने से होता है, राजी खुशी में शामिल होने से होता है, कोई कष्ट में हो तो शामिल होने से होता है। और ये मैं व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता के रूप में करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। तभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लेकिन लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस बढ़ रहा है। ठीक है। आपने बहुत अच्छे से समझाया मुख्तार का पूरा मामला। लेकिन असीम जी, एक सवाल, आप पुलिसिंग में रहे हैं, तो एक सवाल मेरा ये जहन में है, अतीक और अशरफ के साथ जो कुछ भी हुआ था, प्रशासन का फेल्योर था? जो अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ, वो एक गैंग वॉर का नतीजा था। अच्छा। और जो उससे पीछे राजू पाल, उमेश पाल वाली घटनाएं, वो भी सब उस गैंग वॉर और उसके जो गवाह थे उनको रास्ते से हटाने की प्रक्रिया थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रकार के अपराधी जो गैंग वॉर कराते हैं या उसके विक्टिम भी हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें और व्यापक प्रबंध करने चाहिए। ये तो हमें स्वीकारना ही होगा कि हमको उस दिन प्रयागराज में कुछ और बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि हमारी कस्टडी में कोई है और उसके ऊपर गोली चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक पुलिस वाले के रूप में आपको बताना चाहूँगा, प्रक्रिया क्या होती है। जब किसी अभियुक्त को कस्टडी रिमांड पे लिया जाता है तो उसको हर 24 घंटे में उसका मेडिकल कराने की अनिवार्यता है। तो हम थाने में या पुलिस लाइन में या किसी अपने कार्यालय में पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन हर 24 घंटे में उस मुलजिम को लेके जाना पड़ता है जिला अस्पताल उनका मेडिकल कराने के लिए। अब जिला अस्पताल आप समझ सकते हैं एक पब्लिक प्लेस है, उसको बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया जाए, बैरिकेडिंग लगा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे नॉर्मल गतिविधियाँ चलती हैं। उसके बाद हम न्यायालय लेके जाते हैं जब उनको वापस जेल में पेश करना है। न्यायालय भी ऐसी जगह है जहाँ भी लोग आते जाते रहते हैं, और फिर अंत में जाके हम जेल में उनको सुरक्षित जगह पे दाखिल करते हैं।
तो पूर्व में ऐसा बहुत बार हुआ है कि अस्पताल में अपराधियों पे हमला हो गया या न्यायालय में अपराधियों पे हमला हो गया। इसको कैसे सुधारना है, इसके बारे में पुलिस को भी सोचना है, न्यायालय को भी सोचना है, जिला अस्पताल के डॉक्टरों को भी सोचना है। ऐसी प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं कि जो इस प्रकार के अभियुक्त हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही रिमांड बनवा दी जाए उनकी। ऐसी प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं कि उनका मेडिकल अस्पताल जाके ना कराया जाए, उनके डॉक्टरों को थाने बुला लिया जाए। लेकिन डॉक्टर को थाने बुलाएंगे तो वहाँ पे मरीज छूट जाएंगे। कुल मिलाकर के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पुलिस के ऑपरेशन में सुधार होना चाहिए, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ, लेकिन पूरे सिस्टम को हम लोग को देखना होगा, क्योंकि ऐसे हाई रिस्क प्रिजनर्स केवल अतीक और अशरफ नहीं है, भविष्य में भी ऐसे हाई रिस्क प्रिजनर्स होंगे और उनके लिए हमें बेहतर काम करना चाहिए। लेकिन किसके लिए फिर बोलते हैं सीएम साहब मिट्टी में मिला दूंगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का काम है नीति निर्धारित करना, पुलिस का काम है उसको जमीन पे लागू करना। जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कोई बात बोलते हैं तो वो कानूनी बात नहीं बोलते हैं कि दफा फला में ये प्रबंध है, ये प्रबंध है। वहाँ पे बात कही जाती है नीतिगत, जो कि सबके आसान शब्दों में समझ में आए। तो कमर तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, भूसा भर देंगे, ऐसी भाषाएं हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब हम उस बात को समझाना चाहते हैं और आसान शब्दों में। और बिल्कुल सही किया योगी जी ने, आज भी करते हैं, मैं भी करता हूं इस बात को, कि भ्रष्टाचारियों का भूसा हम लोग भर रहे हैं तो लिटरली भूसा नहीं भर रहे हैं, उनको हम लोग सबक सिखा रहे हैं, कानून के सामने उनके घुटने टेक रहे हैं और हम लोग बेहतर कानून व्यवस्था, ईमानदारी की व्यवस्था, अगर भ्रष्टाचार की बात करूं, बना रहे हैं। तो माफिया को मिट्टी मिलाने का काम तो योगी जी ने किया, निश्चित किया। और मुझको तो लगता है, अब देखिए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा माफिया बचा। पहले वो माइनिंग का माफिया अलग हुआ करता था, ठेकेदार माफिया अलग, पूर्वांचल में जाइए गोरखपुर में तो रेलवे का, स्क्रैप का माफिया, कबाड़ का माफिया, दुनिया भर का माफिया इकट्ठा हो गया था। क्यों? क्योंकि सरकार की जो ताकत है वो कमजोर थी। माफिया वहीं पे आएगा जहां पे सरकार कमजोर है। और माफिया है कौन? वो अपराधी जिसके एक हाथ में तमंचा है और दूसरे हाथ में नोट की गड्डी है। योगी जी ने दोनों का इलाज किया, तमंचे का भी और नोट की गड्डी का भी। अगर तमंचे का केवल इलाज करेंगे तो नोट की गड्डी तमंचा और ले आएगी, लेकिन जब दोनों का इलाज हुआ तो आज हम लोग इस परिस्थिति में आ गए 7 साल के बाद कि हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया। बिल्कुल, आपने भी कईयों का इलाज किया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे गए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो मैं अच्छा शब्द नहीं मानता, लेकिन जब जब मेरा सामना अपराधियों के साथ में हुआ तो एक अच्छा पुलिस ऑपरेशन हमने लीड किया। और पुलिस ऑपरेशंस अच्छे होने चाहिए, इसके लिए मैंने एनएसजी का कमांडो कोर्स स्वयं किया कि मैं सीखूं कमांडो ऑपरेशंस क्या होते हैं। उसके आधार पे फिर मैंने अलीगढ़ में, फिर आगरा में, फिर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम बनाई। इसी बात से कि कोई ऐसा अपराधी जिसका हमें पता है कि वो पुलिस पे गोली चलाएगा, उसको भी हम बिना गोली चलाए गिरफ्तार कर लें। मतलब बहुत हमने बड़ा चैलेंज अपने ले लिया कि वो गोली चलाएगा, लेकिन हम गोली, हमें अधिकार है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम गोली ना चलाएं, हम फिर भी उसको गिरफ्तार कर लें। इसके लिए बहुत तरीके हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, ऐसी गैसेस होती हैं जिससे कि हम निष्क्रिय कर देते हैं अपराधी को। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमने समझी, ऐसा विकास किया और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में योगी जी के आदेश से एक स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम बनाई। वो टीम आज भी निरंतर गिरफ्तारियां करती रहती है, लेकिन एटीएस के ज़्यादातर ऑपरेशंस आप देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल सकुशल जीवित सबको पकड़ के ले आते हैं। आतंकी सैफुल्ला एनकाउंटर की कहानी क्या थी? ये 2017 का प्रकरण है जिसमें कि कानपुर से एक ग्रुप आईसिस का विकसित हुआ। आईसिस का जो कोर था, मूल था, वो इराक और सीरिया के जो क्षेत्र थे, जिसको शाम बोलते हैं अरबी में, वहाँ पे डेवलप हुआ। और इनका भी काम करने का तरीका बड़ा अनोखा था। और ये केवल इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए अपना प्रचार करते थे और उसके बाद अपने ग्रुप को डेवलप करते थे। तो कानपुर में एक ग्रुप ऐसा डेवलप हुआ, कुछ नौजवान साथी थे उसमें, कुछ थोड़े और उम्रदराज लोग भी थे, और एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप तैयार हो गया। जितने भी आईसिस के ग्रुप आज तक पकड़े गए, सबसे ज़्यादा हथियार, गोला बारूद, वायरलेस सेट्स वगैरह इनके पास थे। तो इनके एक 4 लोग के ग्रुप ने मिल करके
भोपाल से एक ट्रेन जा रही थी उज्जैन, उसमें एक बम प्लांट कर दिया। उस बम में विस्फोट हुआ। सौभाग्य से उस ट्रेन में भीड़ नहीं थी, तो कोई घायल उसमें ऐसा खास नहीं हुआ। लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से सेंट्रल एजेंसीज ने, स्टेट पुलिस ने, सबने मिल के किया और चंद घंटों में ही उनको पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया तो फिर बात खुल के आई कि ये कानपुर के हैं, लखनऊ के हैं, और मालूम हुआ कि लखनऊ में एक स्थान है जहाँ इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है और वहाँ पे इनका एक अपराधी साथी भी, आतंकवादी साथी है, सैफुल्ला जो कि। तो अपनी विशेषज्ञ कमांडो टीम ने वहाँ पे एक ऑपरेशन किया। मैं उसको लीड कर रहा था। ऑपरेशन काफ़ी समय चला, करीब 12-13 घंटे चला, क्योंकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की हम उसको जीवित पकड़ें। जैसे मैंने बोला, जीवित पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि अधिकार है मुझको गोली का जवाब गोली देने से, और सैफुल्ला गोली चला रहा था, पर हमने केमिकल एजेंट्स यूज़ किए जिससे कि उसको निष्क्रिय कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी वो फायर हम लोग पे करता रहा। तो परिस्थितियों को देखते हुए हमें अंत में दरवाज़ा तोड़ करके घुसना पड़ा। जब दरवाज़ा तोड़ के घुसे तो उसने हमारे ऊपर फायर किया। हमने फिर सीधे ही फायर करना पड़ा हमको, उसमें वो मारा गया। और जो वो अड्डा था वहाँ से ISIS का झंडा मिला, 8 पिस्टल मिली, करीब 600 या 700 राउंड्स मिले पिस्टल के, और वायरलेस सेट्स, और बहुत सारा गोला बारूद मिला, एक्सप्लोजिव बनाने का सामान, टाइमर वगैरह, मतलब पूरा भारी अड्डा उन्होंने तैयार कर रखा था। और जो फिर पूछताछ में बाकी साथियों से, फिर सब सारे साथी पकड़े गए, 12-13 लोगों का पूरा ग्रुप पकड़ा गया। तो बात निकल के आई कि जो भोपाल वाला विस्फोट था वो तो ये ट्रायल के लिए करने गए थे, और एक बड़ा विस्फोट प्लान था इनके करने की योजना, जिसका सारा गोला बारूद वहाँ मिल गया था हम लोग को। तो एक बड़ा शक्तिशाली ग्रुप जो बन सकता था आतंकवादियों का हमारे भारत में, उसको रोकने में सफलता मिली। आपके साथी कोई घायल हुए थे? बहुत हल्की बुल्की चोट आई थी, क्योंकि बहुत वेल ट्रेंड कमांडो सब लोग थे, बहुत वेल इक्विप्ड थे। तो ऐसी कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई उसमें। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि मुझको और मेरे साथियों को राष्ट्रपति का जो वीरता पुरस्कार होता है वो इसमें मिला, तो बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, वीरता पुरस्कार आप लोगों को मिला। UPATS में भी आप रहे। UPATS काम कैसे करती है? UPATS को मैं बोलता हूँ ये एंड टू एंड सोल्यूशन है, क्योंकि आतंकवादी पकड़ना एक मुश्किल काम है, पर पता करना आतंकवादी कौन है तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि आतंकवादी कोई चेन स्नैचर नहीं है कि वो गली में मिल जाएगा घूमता हुआ। वो तो अपना लैपटॉप पे काम कर रहा होगा, क्या पता किसी कंपनी में काम कर रहा हो, क्या पता कोई स्टूडेंट हो, क्या पता कोई गांव का हो, और उसके माता पिता को भी नहीं पता होगा कि हमारा लड़का, या कुछ केसेस में लड़कियां, कि कोई ऐसा ISIS जैसा काम कोई कर रहे हैं। तो ATS कैसे एंड टू एंड सोल्यूशन देती है? ATS सबसे पहले इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत तगड़ा सिस्टम बना के रखती है, व्यक्तिगत मुखबिरों से भी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी, जिससे हमें मालूम होता है कि शक के दायरे में कौन है। फिर हम उनको ग्राउंड पे ट्रैक करते हैं, जिस पे शक है तो उसको, जिसको पीछा करना बोलें या आसान शब्दों में जासूसी बोलें, वो करते हैं। जब हमें और पुष्टि मिल जाती है, जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। मतलब ATS को ज़्यादातर जो टारगेट होता है वो सामने दिख रहा होता है, उसको गिरफ्तार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि तो घूम रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस है कि नहीं है। और जिसके साथ अगली बात आती है इन्वेस्टिगेशन। सो ATS का अपना इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी है, बहुत अच्छा है। और वो ATS में ज़्यादातर एविडेंस जो हम लोग लेते हैं वो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन चीज़ों की होती है। इस एविडेंस को लेना और इस तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करना कि ये क्रेडिबल एविडेंस हो, ये भी एक बहुत विशेषज्ञ काम है, और लगातार नया करने की जरूरत पड़ती है। ATS अच्छे से उसको भी कर लेती है। और फिर अंतिम इकाई हमारी है प्रोसिक्यूशन की, यानी कोर्ट में सज़ा दिलाने की। ATS के केस में आज तक किसी भी टेररिस्ट को बेल नहीं मिली कभी भी, और ना ही कोई केस आज तक ATS का छूटा। जितने भी केस में निर्णय हुआ, हर केस में सज़ा हुई। ये बहुत संतुष्टि की बात है। लेकिन पूरी टीम का काम है, पहले तो सूचना संकलन से लेकर के सजा कराने तक ATS, UPATS पूरा काम एंड टू एंड करती है। लेकिन असीम जी, एक बात और अक्सर होती है जी, आम जनता भी इस बात को कहीं ना कहीं कहती रहती है कि जब तक पुलिस वालों की किसी अपराधी या किसी माफिया से ठीक ठाक चल रहा है, तब तक माफिया को दिक्कत नहीं होती। अगर माफिया, अपराधी, बदमाश ने पुलिस पर एक्शन ले लिया या पुलिस पर कार्रवाई कर दी, पुलिस पर गोली मार दी, विकास दुबे वाले मामले से,
तो फिर पुलिस नहीं छोड़ती, पर्सनल ले लेती है विकास दुबे के साथ, जैसे हुआ बिकरू में। ऐसा नहीं है। देखिए, पिछली सरकारों में क्योंकि मुख्यमंत्री कमज़ोर रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर पे इतना ध्यान नहीं देते थे, या उनकी पार्टी में ही इतने अपराधी शामिल थे कि परिस्थितियां अलग थीं। आज योगी जी भाजपा की सरकार में बड़ा क्लियर है कि अगर कोई अपराधी है, वो चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर मेरे भाई ने गलती की है तो वो भी गिरफ्तार होगा, वो भी जेल जाएगा, उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी। अगर मेरे भाई को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही है और उसने पुलिस पे गोली चलाई, तो मुझे विश्वास है पुलिस भी बहादुरी के साथ गोली का जवाब गोली से देगी। ये बहुत बड़ा अंतर योगी जी लेकर के आए हैं और उसका परिणाम आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पे दिख रहा है। विकास दुबे वाले में थोड़ा अगर कुछ बताना चाहें तो। विकास दुबे का प्रकरण, उस घटना के करीब 8-10 महीने बाद पुलिस कमिश्नरेट कानपुर बनी और मैं कानपुर में पहला पुलिस कमिश्नर पोस्ट किया गया, और वही फिर मेरी अंतिम पोस्टिंग रही। वहीं से मैंने रिटायरमेंट लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी में आया। बात तो हुई होगी, तो थोड़ा विकास दुबे फाइल वाले, देखी होगी आपने। हाँ जी जी बिल्कुल। और मैंने जानकारी भी करने की कोशिश की कि ये अपराधी इतना दुर्दांत कैसे बन गया कि वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है और हमारे 7-8 साथियों को शहीद कर दे रहा है। कोई ये कश्मीर थोड़ी है, ये तो उत्तर प्रदेश है। ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? जो उसके विकास दुबे के इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे कि उसने कई बार ऐसी घटनाएं पिछली सरकारों में की थी। और पुलिस के ऊपर हमला करना, थाना चौकी में जाकर के मुलजिमों के साथ छुड़ा लाना, ऐसा पिछली सरकारों में वो करता रहा था और उससे बच निकला था, जिसकी वजह से उसका मन बहुत बढ़ा हुआ था, मन बढ़ था, जैसे कि पूर्वांचल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। अब ये भी कहूँ कि वो भूल गया कि ये योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में कोई उसको बचाने वाला नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि पुलिस की बात, तो पुलिस के मन में ऐसा भाव या किसी के मन में आ सकता है कि मेरे साथी की हत्या हुई है तो मुझे बदला लेना चाहिए, लेकिन ये बदले वाली बात नहीं है। ये बात तो ये कानून स्वयं कहता है। जो क्राइम एंड पनिशमेंट की पूरी थ्योरी है, उसमें भी जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम के परिजन हैं उनको भी राहत मिलनी चाहिए, उनकी जो बदला लेने की इच्छा है वो शांत होनी चाहिए। ये क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी में स्पष्ट रूप से है। तो पुलिस सज़ा नहीं देती है, सज़ा तो न्यायालय देगा, लेकिन विकास दुबे जैसा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया हो, जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है, क्या ये बड़े अचरज की बात है कि वो पुलिस के ऊपर हमला कर देगा? ये तो उसका इतिहास है, पुलिस के ऊपर हमला करना। और पुलिस के ऊपर हमला उसने किया। जो हमला किया उसके बाद फिर उसका गोली का जवाब गोली से दिया गया। उसकी भी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी जांच हुई। रिटायर्ड मेरे ख्याल से हाई कोर्ट जज थे जिन्होंने कमीशन की अध्यक्षता की, उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी थे, और सभी ने पूरी बात सत्यता निकाल के दी। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा चुनावों पर, राजनीति पर। शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करता हूँ। 80 की 80 आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी है, अखिलेश और राहुल साथ हैं। लगता नहीं कि चुनौती दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में बड़ी गंभीरता से जाती है और 80 में से 80 का टारगेट हमने रखा है और मैं इसको पूरा होता हुआ देखता हूँ। इसलिए क्योंकि कुछ सीटें हैं जहाँ पे हम 4 लाख 5 लाख से जीतते हैं, वो तो हम जीतेंगे। कुछ सीटें मार्जिनल हैं जहाँ पे 50,000 से हम लोग जीते हैं या 10-15 हज़ार से हम नहीं जीत पाए। उन सीटों पे हमने आज से नहीं, हमने पिछले 5 साल से काम किया। जिन सीटों पे हम नहीं जीते थे, मोदी जी ने वहाँ पे केंद्रीय मंत्री एक एक लगाए कि यहाँ पे हम सीट नहीं जीते, इसका मतलब वोट हमको कम मिला, लेकिन हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। ग्राम प्रधान भी क्या गलती करते हैं कि जिस मोहल्ले से वोट नहीं मिला उसको विकास नहीं देते हैं, लेकिन मोदी जी ने इसका ठीक उल्टा किया कि जहाँ से वोट नहीं मिला उसको बहुत ज़्यादा विकास दिया जाएगा। कन्नौज सदर से विधायक हैं डिम्पल यादव, वहाँ से आप कन्नौज सदर से विधायक, डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं आपकी लोकसभा, क्या लग रहा है? डिम्पल यादव गढ़ कहती हैं। हाँ, डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ी थी 2019 में, 12,500 से हार गई थी। इस बार अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक और सुब्रत पाठक जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि जब हम चुनाव में प्रवेश कर रहे थे तभी हम करीब 80,000 से 1 लाख वोट से आगे थे, यानी भाजपा सपा से आगे थी। इसी वजह से अखिलेश यादव जी को भी आने में बहुत संकोच हो रहा था। उनके भी सर्वे ये बता रहे होंगे,
लेकिन बिल्कुल जब 2 घंटे बचे नामांकन के तब अखिलेश जी आए और उन्होंने नामांकन वहाँ पे किया करके। अभी आप देखेंगे जरूर 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 वोट भी पाएगी, सीट भी पाएगी। और कन्नौज मेरे लिए विशेष रुचि का क्षेत्र है क्योंकि मैं विधायक भी हूँ, यहाँ भी हम लोग जीतेंगे और अपने पिछले रिकॉर्ड को भी आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। कारण केवल एक, क्योंकि हमें पता है कि जिस गांव से, जिस मोहल्ले से हमको वोट नहीं मिला था, हमने वहां पे आगे बढ़ के काम किया। हमने उनको बदला लेने का काम नहीं किया कि तुम्हें विकास नहीं करेंगे, हमने उनका विकास खूब किया, उनको जोड़ा। और जैसे मैंने बोला, वोट लेने का मतलब दोस्त बनाना होता है। तो ऐसे मोदी के परिवार में बहुत लोग जुड़े हैं, उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। लेकिन यादव परिवार से 5 लोग लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिम्पल, आजमगढ़ से फिर धर्मेंद्र जी। तो 5 यादव परिवार से, मतलब अखिलेश के ही परिवार से लड़ रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि वो, ये तो सबके सामने है। समाजवादी पार्टी मैं समझता हूँ सबसे अलोकतांत्रिक काम कर रही है। अपने ही परिवार को लड़ाना है ना। 5 लोग लड़ रहे हैं यादव, तो 5 अपने परिवार के हैं। वो तो अभी बच्चे छोटे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो 6-7 लड़ेंगे। खुद ही टिकट तय करना है, खुद ही सब लोग दे देंगे। लेकिन यूं समझिए, जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसमें राजशाही क्यों नहीं दी, लोकतंत्र क्यों दिया? राजशाही की क्या कमजोरी है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो एक आध पीढ़ी तक ठीक रहेगा, उसके बाद में कोई कमजोर कड़ी आ जाएगी और फिर वो राजशाही ध्वस्त हो जाएगी। फिर कोई दूसरा राजा आएगा, वो हमला करेगा। ऐसी व्यवस्था, यही चलता था राजा महाराजाओं की व्यवस्था में। लेकिन लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री, उसका बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। वो बेटा भी उस लाइन में हो सकता है, लेकिन अगर काबिल होगा तो बनेगा। उसको पूरी प्रक्रिया से आना पड़ेगा, मेहनत करके आना पड़ेगा, मंजना पड़ेगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को करती है, तब वो उस पद पे आएंगे। आज मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, राष्ट्रपति जी को देखिए, किसी पद पे देखिए, आपको सब लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सामान्य जीवन व्यतीत किया, परिश्रम किया, ईमानदारी की और फिर उस पद पे पहुंचे। कोई भी अपने पैतृक आधार पे नहीं पहुंचा। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये बड़ी गंभीर बात है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय भी है। ये लोग किसी तरीके से राजशाही को लोकतंत्र के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको राजशाही करनी है तो फिर आप कहिए मुझे संविधान विश्वास नहीं है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, मैं हूं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और फिर उनका बेटा, यही चीज गांधी परिवार की ऐसी रहेगी। तो आप साफ कहिए कि मेरा संविधान में विश्वास नहीं है, मैं राजशाही में विश्वास रखता हूँ। लेकिन वो लोग, ये राजशाही को जबरदस्ती बैकडोर से लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि संविधान ही बदल देंगे आप लोग 400 सीट लाके। हाँ, संविधान, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रोपेगेंडा बहुत पहले से करते रहे हैं विरोधी पार्टियां। इस बार भी उन्होंने कोशिश की है। इस बार थोड़ा एक विजुअल इमेज आ गई है, राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी से सभी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि राहुल जी, आप 5-6 साल के रहे होंगे, आपकी दादी जी ने, इंदिरा जी ने 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी और हमारे सारे पूरे देश के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था, हनन कर लिया था। 1975 का जो 42वां अमेंडमेंट है, उसको कहा ही जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसने आधे संविधान को बदल के रख दिया था। वो तो बाद में 1970 में हमने नहीं, हमारे माता पिता ने अपनी उंगली का प्रयोग किया और उनको बेदखल कर दिया। फिर उसके बाद संविधान जो मूल रूप में वापस आया। तो संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया, बहुत बड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के मोदी जी के सेवा काल में, उससे पूर्व स्वर्गीय वाजपेयी जी के सेवा काल में केवल संविधान को ताकत देने का काम किया। एक संशोधन, एक अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जिसको कहीं कोई चुनौती दी गई हो, स्वीकारा गया और आम सहमति से सब कुछ किया गया देश को आगे बढ़ाने के। लेटेस्ट अधिनियम देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये भी एक नया नैरेटिव चल रहा है कि आरक्षण को भाजपा खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आरक्षण की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको आगे बढ़ाया। केवल कैसे? 2019 में जो सामान्य वर्ग है, सवर्ण समाज है, उसके गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया। महिलाओं की संख्या लोकसभा और विधानसभा में कम है, उसको कैसे पूरा किया जाए, तो उसी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया और महिलाओं के लिए भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए। सब सर्वसम्मति से ले आए। ऐसा काम मोदी जी ने किया। तो आरक्षण के सिद्धांत को
मोदी जी ने आगे बढ़ाया कि पीछे किया? निश्चित रूप से आगे बढ़ाया। भविष्य में इसको और परिष्कृत करेंगे। ये प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस का बहुत पुरानी चाल है। ये आज तक कभी सफल नहीं हुई। और खासकर गरीब आदमी, अनुसूचित जाति जनजाति का पिछड़े वर्ग आदमी, वो बहुत होशियार है। उसको पता है कि कौन किसके साथ है। उसको पता है अखिलेश यादव जी ने कितना नुकसान किया, कांग्रेस ने कितना नुकसान किया और मोदी जी ने कितना लाभ पहुंचाया। केवल आरक्षण तो नौकरियों में, शिक्षा में आता है, लेकिन जो घर घर तक अन्न पहुंच रहा है, किसान सम्मान राशि पहुंच रही है, विकास की अनेकानेक योजनाएं पहुंच रही हैं, गरीब की झोपड़ी को पक्का किया जा रहा है, ये असली योजनाएं हैं जो सब तक पहुंची हैं, जिसकी वजह से मोदी जी ने सबका विश्वास जीत लिया है। लेकिन असीम जी, आपको भी एक प्रयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है, दलितों को अपनी तरफ लाने की। जी, कैसे काम हो रहा है? ये प्रयोग नहीं है, ये तो स्वतः हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने हमेशा इस बात पे ध्यान दिया कि गरीबों का कल्याण हमें करना है। पिछली सरकारें खोखली बातें करती थी, लेकिन मोदी जी ने ठोस काम किया। सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए, उसके बाद में डीबीटी लाए, आधार से उसको जोड़ा, और 1000 रुपये अगर खाते में जाते हैं माता जी के वृद्धावस्था पेंशन के, तो पूरे 1000 रुपये पहुंचते हैं, कोई बीच में गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये विकास की योजनाएं जो घर घर तक पहुंची हैं, अगर 100 लोग के पास पहुंची तो उसमें से 70-75 लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे। सरकारी आधार पे आंकड़ा नहीं इकट्ठा करती, इसलिए मैं आपको आंकड़ा दे नहीं सकता। मैं अंदाजा बता सकता हूँ कि जो गरीब कल्याण है मूल रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति का बहुत बड़े पैमाने पे है। क्योंकि ये कल्याण हुआ, तो आज जब हम गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, और हमें लगता है कि ये मोहल्ला, ये परिवार भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहा पूर्व में, हम जाते हैं, आप विश्वास करिए, वहाँ महिलाएं, खासकर बुजुर्ग महिलाएं बोलती हैं कि जब मकान हमको जिसने दिया, शौचालय दिया, गैस दी, बिजली दी, अब सोलर बिजली मिलने वाली, उसको वोट नहीं करेंगे तो हम किसको वोट करेंगे? बीएसपी को करते थे ना, कोर वोटर थे। हाँ, बीएसपी के कोर वोटर के रूप में अनुसूचित जाति को जाना जाता था। लेकिन अनुसूचित जाति के परिवारों ने आज इस बात को अनुभव किया कि किसी का भी वोट बैंक बनने से आप राजनीतिक हाशिए पे चले जाएंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति के मोहल्ले में बसपा प्रचार करने नहीं आती थी क्योंकि इनका वोट तो मिलना ही है, और बाकी पार्टियां नहीं जाती थी प्रचार करने क्योंकि इनका वोट तो मिलना ही नहीं है। तो राजनीतिक रूप से और विकास की दृष्टि से अनुसूचित जाति जनजाति समाज उत्तर प्रदेश में हाशिए पे चला गया था। मोदी जी ने इस चीज को समझा और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने मुझे वोट दिया ना दिया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, आपको मैं पूरी तरीके से समर्थन दूंगा। जो समर्थन उन्होंने दिया, आज किसी गांव में मैं जाता हूं, किसी मोहल्ले में जाता हूं, कन्नौज में या बाहर, केवल 5 मिनट लगते हैं, विनम्रता से अनुरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, और वो लड़की वो लड़का साथ चल देता है प्रचार करने कि चलिए हम मैं साथ हूं। क्यों? क्योंकि जमीन मोदी जी तैयार कर चुके हैं, विश्वास जीत चुके हैं। आज अखिलेश जी ने ऐसा कौन सा काम किया अनुसूचित वर्ग के लिए जिसके लिए वो वोट मांगने के लिए जाएंगे? या मायावती जी ने बहुत सारे काम किए जब वो सरकार में थी, लेकिन उन्होंने, मान्यवर कांशीराम जी ने जो मिशन बाबा साहब का आगे बढ़ाया था, उसको ऐसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया कि वो पूरा मिशन ही चौपट हो गया। तो आज जो उस मिशन के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से आ चुके हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा है। और मिशन क्या है? समानता का भाव। जब हम किसी स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में जाते हैं, तो मुझको या आपको आपकी जाति के आधार पे कोई भेदभाव ना करे। मेरे मित्र भी वैसे ही बने जैसे बाकी बनते हैं। मैं कहीं मकान किराए पे लेने जाता हूँ तो मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो। जो बाबा साहब के समय, आज़ादी के समय भेदभाव था, वो बहुत गंभीर था। मंदिर में प्रवेश नहीं था, छुआछूत थी, पानी नहीं पी सकते थे, ग्लास अलग होता था, इस तरह की परिस्थितियाँ थी। बाबा साहब ने उसके लिए जो संविधान दिया, वो मैं समझता हूँ 100 में से 90% सफल हो चुका। बिल्कुल सफल हो चुका। जो 10% काम बचा है, अभी भी भेदभाव के कोई ना कोई रूप बचे हुए हैं। कभी आप सुनते हैं कहीं पे घोड़ी पे चढ़ने से मना कर दिया गया, कहीं कुछ हुआ। हम लोग को मिल करके अब जो विकसित भारत बनाना वही है, जिम्मेदारी आप पर है। वो जो 10% बचा है वही जिम्मेदारी आप पर है। समाज कल्याण विभाग है योगी सरकार में आपके पास। SC ST अनुसूचित जात जो भी हैं, क्या बदलाव ला रही है सरकार? डबल इंजन की सरकार की बात कर लूं, योगी और मोदी सरकार, बिल्कुल क्या बदलाव? मैं मुहावरे के रूप में कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है। तो डबल इंजन की सरकार का काम है गति तेज करना, लेकिन गार्ड का काम है देखना कि कोई पीछे ना छूट जाए।
न डिब्बा पूरा छूट जाए न व्यक्ति पीछे छूट जाए। तो समाज कल्याण मंत्रालय गार्ड का डिब्बा है और ये महत्वपूर्ण काम मेरे जिम्मे है। कैसे इसको हम लोग कर रहे हैं? जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें सब में सबसे आसान शब्दों में मैं बोलता हूँ, सबका साथ सबका विकास। ये ऐसा नहीं है कि दाल बन गई बाद में तड़का लगा दिया, नहीं। ये तो शुरुआत से ही हमारी नीति का हिस्सा रहता है। कोई भी योजना आती है उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, हर वर्ग को लाभ मिले, इसके लिए पहले से प्रबंध किया जाता है। और परिणाम ये है कि सब लोग आज सबका साथ सबका विकास की वजह से सबका विश्वास भी अर्जित हो रहा है। दूसरी बात, अनुसूचित जाति जनजाति की जो आकांक्षाएं हैं, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज मोदी जी ने जैसा प्रेरणा दी, केवल हर आदमी नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, लोग चाहते हैं मैं अपना बिजनेस खुद करूं। मैं कितने सारे मित्रों से मिलता हूं, युवा साथियों से, जिन्होंने अपना पेट्रोल पंप खोला है, गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना ट्रैक्टर खरीद लिया है। बेटियों से मिलता हूं जो ड्रोन दीदी बनना चाहती हैं या बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा देश आज एक बहुत बड़े परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हालांकि उसमें से 2-2.5 साल कोविड की चुनौती में निकला, उससे भी कुछ अच्छे परिणाम भी हम लोग को मिले। हालांकि बहुत से परिवारों का नुकसान हुआ, हमारे परिवारों में भी नुकसान बहुत सारा हुआ, लेकिन आने वाले जो अब 5 साल हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये वोट इस बार मोदी जी को इस वजह से नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगली सरकार कौन बनेगी, ये इस बात का है कि विकसित भारत की नींव रखना है। जो धर्म के आधार पर लड़ाते थे हमें लोग, जो भ्रष्टाचार आकंठ डूबे थे और देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, इन सब समस्याओं को, जैसे मैंने बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, समस्याओं को हल किया मोदी जी ने, आगे हम लोग बढ़ पा रहे हैं। आपके आने के बाद क्या बदलाव हुआ समाज कल्याण विभाग में? जी, समाज कल्याण विभाग में हमने पहले ये कोशिश की और सफल हुए कि जितने भी योजनाएं हैं वो है किस व्यक्ति के लिए, जिसके पास प्रायः एक स्मार्टफोन भी नहीं है। तो एक डिजिटल गैप हमने अनुभव किया। एक तरफ ठीक करने के लिए सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन जिसको लाभार्थी है, स्टूडेंट्स को छोड़ दें, वो ऑनलाइन है नहीं। तो एक हम लोग ने पद बनाया ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक का, जो स्थानीय बेटा या बेटी है, उनके कई सारे काम है, लेकिन उनका प्राइमरी काम, प्राथमिक काम है कि जितने भी लोगों को लाभ मिलना है उनके फॉर्म भरवाना। तो अब गांव में एक युवा साथी है जो इस काम को कर रहा है। मैं अपने कन्नौज की बात आपको बताता हूँ। तो पिछले 1 साल में हमने अभियान चलाया, तो 16,000 वरिष्ठ नागरिक पेंशनर हमने जोड़ दिए नए। अब लगभग वरिष्ठ नागरिक कोई नहीं बचा होगा जिसको पेंशन नहीं मिल रही होगी। लेकिन आगे बढ़ने के लिए योगी जी ने, मोदी जी ने एक और नई योजना सोची। इसी पेंशन की बात करता हूं मैं। अगर कोई छूट गया, कोई दादी जी हैं 95 साल की, अकेली रहती हैं गांव में, अब उनका कौन फॉर्म भरेगा, कौन उनको बताएगा? लेकिन सरकार को पता है कि वो दादी जी हैं, उनका राशन कार्ड बना हुआ है, हमें मालूम है, वो उनकी कितनी उम्र है ये भी हमको मालूम है, उनका आधार कार्ड हमारे पास है। तो मोदी जी ने कहा कि इस पर विचार करो कि हम इनका फॉर्म क्यों भरवाएं, जब हमको सब कुछ पता है तो हम इनके खाते में पैसा सीधे डाल देते हैं वृद्धावस्था पेंशन का। और ये योजना पूरी तैयार करके रख ली गई है। हाँ, इसको परिष्कृत करना पड़ेगा, सेफगार्ड रखने पड़ेंगे कि साल में एक बार या जब राशन लेती माता जी उनका अंगूठा लगता है तो सरकार को मालूम है कि माता जी जीवित हैं, और जब तक माता जी जीवित हैं, सुविधा मिलती रहे, चिरायु हो, उनको पेंशन बिना उनके आवेदन के मिलती रहे। अब हम लोग विकास को इस श्रेणी में लेके जा रहे हैं जहां पे ना कोई कागज, ना कोई पत्थर, ना कोई भ्रष्टाचार की संभावना, सीधे खाते में पैसा पहुंच गया। जो वंचित वर्ग है, जिस वर्ग को या जिस व्यक्ति को समाज के समर्थन की आवश्यकता है, उनको ऑटोमेटिक मिले, ऐसा काम हो रहा है। उसी विकास की श्रेणी में आप लोग अब एक अभियान चला रहे हैं कि गरीब का भी बच्चा अफसर बने। क्या पूरा प्लान है वो? जब कोरोना की चुनौती आई तो योगी जी ने देखा कि सारी हमारी कोचिंगें बंद हो गई, स्कूल संस्थान बंद हो गए, लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग थी वो फटाफट ऑनलाइन हो गई। तो बच्चे फिर अपना स्मार्टफोन वगैरह पढ़ रहे थे। योगी जी इतने सहृदय हैं और चिंता करते हैं गरीबों की, तो उन्होंने कहा गरीब के बच्चे तो फिर छूट जाएंगे, 1 साल 1.5 साल जो है, 1.5 साल जो बच्चा पीछे छूट गया आगे कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कोचिंग शुरू करते हैं, और सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग नाम से एक योजना शुरू की, जो कि मूल रूप से शुरू हुई यूट्यूब के वीडियो कोचिंग के बनाने के, लेकिन बाद में अब पूरा उसका एक सॉफ्टवेयर बन गया है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन गया है,
उसके पहले हर जिले में केंद्र खुले, अब तहसील में भी केंद्र हमने खोल दिए। अगले साल हम ब्लॉक तक उसको लेके जाएंगे। पहले हम IAS PCS के कोचिंग करा रहे थे, अब हम नीट, JEE, फैशन टेक्नोलॉजी कोचिंग भी करा गांव रहे तक हैं। पहुंचने की योजना। हाँ जी, गांव तक तो मैं नहीं समझ पाता, ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे। गांव तक हम पहुंचे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन सारा कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। और बहुत गौरव की बात है कि लगातार जितने भी पिछले 2-3 IAS या PCS के परिणाम आए, पिछले IAS के परिणाम में 23 छात्र सिलेक्ट हुए, जो कि शायद किसी भी सरकारी कोचिंग का रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से। और इस बार का रिजल्ट आया तो 20 छात्र छात्राएं हमारे IAS की परीक्षा में विभिन्न सेवाओं में सिलेक्ट हुए। और PCS को गिने तो करीब 150 से ऊपर सिलेक्शन हमारे हो चुके हैं, और भी बहुत सी सेवाओं में सिलेक्ट बच्चे हुए हैं। इस बार अभी नीट JEE का रिजल्ट आ रहा है, तो JEE प्री में बहुत सारे हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यही है। आज इंटरनेट ने इस चीज को बहुत बड़ा अवसर बना के हमको दिया है। कोई दिल्ली में रह रहा है, ओल्ड राजेंद्र नगर में 50,000 रुपये महीने उसके माता पिता भेजते हैं, या कोई गांव में कन्नौज में एक बच्चा रह रहा है और उसके पास अपना मेहनत करके कमाता है। लेकिन ये फ़ोन, स्मार्टफोन, इतनी आवश्यकता ज़रूर है, इसको लेकर के अभ्युदय कोचिंग का प्रयोग करके कोई बच्चा पढ़ाई कर सकता है। और इस अवसर की समानता को भी बराबर करने के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, टैब नहीं है, उनको हम स्मार्टफोन और टैब भी देते हैं, इंटरनेट पैक भी देते हैं। सबको नहीं देते हैं, जिनके पास नहीं उनको देते हैं। बाकी सारी पढ़ाई की सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट सबके पास समान रूप से उपलब्ध है। अपने समय का, जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे, जो बच्चा समय का सदुपयोग कर रहा है, जो परिश्रम बेटी कर रही है, उसका सिलेक्शन होगा। वो गरीब घर में पैदा हुआ, अमीर घर में पैदा हुआ, इस बात का कोई फर्क भविष्य में नहीं पड़ने वाला। डबल इंजन की सरकार और आगे क्या सोच रही है फिर यूपी में? डबल इंजन की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब उसको और ताकत हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी एक ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया हुआ है, और पुराने केस भी और साथ साथ नए केस भी जो गंभीर मामले हैं उनमें जल्दी से जल्दी सजा कराई जा रही है। उसका परिणाम अच्छा मिल रहा है। साथ साथ जो हमारे सिविल कोर्ट हैं, कहीं पे मकान मालिक किराएदार का विवाद है, कहीं पे फैमिली कोर्ट पति पत्नी का विवाद है, ये भी काम जल्दी होने चाहिए। वरना पति पत्नी का विवाद चल रहा है, उसी में आपस में मर्डर भी हो जाता है, कभी कोई घटना है, एसिड अटैक हो जाता है। तो हम लोग सिविल कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट्स को भी तेज कर रहे हैं, उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रक्रियाओं को बेहतर कर रहे हैं। जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम पिछले 7 साल में हुआ। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जितने हमारे एक्सप्रेसवे हैं, अब उनके साथ हम छोटी बड़ी टाउनशिप विकसित कर रहे हैं, लोगों के रहने के लिए भी, कहीं पे शिक्षा के लिए, एजुकेशन सिटी, नॉलेज हब के रूप में, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के रूप में हम तैयार कर रहे हैं। जिससे कि आज यूपी में लाइन लगी है लोगों की कि बताइए हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाएं, हम उनको ज़मीन दे पाएँ। और आज जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो पूरी तरह सैचुरेट हो चुके हैं। तो अब हम नई टाउनशिप, इस तरह की 100 टाउनशिप विकसित कर रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री हमारी आए, लोग आए, काम करें वहाँ पे। ये मूल रूप से काम हमारा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है गरीब कल्याण का, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है। और अगर हम इंडस्ट्री ले आए, एयरपोर्ट ले आए, सब कुछ ले आए, और कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना रहे हो, और जो गरीब है उनकी साइकिल बिकने की नौबत आ रही हो, ऐसा लोकतंत्र, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की स्कीम में नहीं है। हमारी स्कीम में अगर जो मोटरसाइकिल वाला था वो कार में चढ़ रहा है, तो जो पैदल वाला है उसकी मोटरसाइकिल भी अगले साल तक आ जाना चाहिए। ऐसी क्षमता, परचेजिंग पावर हर परिवार की बढ़ना चाहिए। जिसमें अंतिम बात बताऊंगा, गांव की, अगर किसान की आय की बात करें तो योगी जी इस समय पूरी सरकार बहुत केंद्रित है, क्योंकि खेती से आय केवल क्रॉप से, खेती से, फसल से 10 से 15% ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, बकरी पालन, मत्स्य पालन, भैंस रखना, गाय रखना, मुर्गी पालन करना, कुछ विशेष प्रकार की क्रॉप्स करना, फूल की खेती करना, एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती करना, इस पे बहुत सारा फोकस है। जिससे कि किसान की, गाँव की आय जब बढ़ेगी तब सही मायने में हम लोग विकसित भारत बन रहे होंगे। और सब योजनाओं के साथ में ये काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है, सफलताएं मिलनी भी शुरू हो गई हैं।
जो सफलताएं की कहानी गांव-गांव में हो रही हैं, अब किसी से कहो कि भैया बकरी का एक लोन तुम्हें दिला दें, तो खुशी से कहता है हाँ मैं कर लेता हूँ काम, और अपना दड़वा बनाता है, बड़ा बनाता है, बकरी अपनी लाता है 20, और 2 साल में उसकी 200 बकरियां हो जाती हैं, अच्छा पैसा कमा लेता है। बिल्कुल। अब एक सवाल सरकार से जुड़ा और ही, जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन कट एंड क्लियर है या फिर कहीं फंसते भी हैं कि भाई कैसे होगा ये? हाँ, योगी जी को जो बाबा बुलडोजर कहा जाता है, वो क्योंकि बुलडोजर बिल्डिंग गिराता है केवल इसके लिए नहीं, योगी जी विकास के प्रतीक हैं, और जहाँ भी कोई नहर बननी है, कोई बिल्डिंग बननी, तो सबसे पहले बुलडोजर जाता है, वो अपना काम करता है। बुलडोजर विनाश का प्रतीक भी है, जहाँ पे माफिया ने कहीं पे कब्जा कर रखा है सरकारी ज़मीन पे, किसी दूसरे की ज़मीन पे गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई है, तो उसको बुलडोजर तोड़ता है। लेकिन बाबा बुलडोजर इसलिए है क्योंकि बाबा बुलडोजर की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है और निर्णय को लागू करने की सख्ती है, वो बुलडोजर वाली है। योगी जी कभी भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते। मेरे मंत्रालय का मामला कोई भी हो तो उस मंत्री से चर्चा करते हैं, अधिकारियों के ग्रुप से चर्चा करते हैं, पूरी बात को समझते हैं, न्यायालय में क्या होगा, इसका अगला पिछला क्या होगा, लेकिन जब निर्णय हो गया तो फिर बुलडोजर की सख्ती और शक्ति दोनों के साथ में उसको लागू करते हैं। ठीक है। इसीलिए आज मैं जिस भी प्रदेश में जाता हूँ चुनाव प्रचार के लिए, सब लोग कहते हुए मिलते हैं, जैसे ही बताता हूँ कि मैं योगी जी का मंत्री हूँ, तो लोग बोलते हैं हमको भी योगी जी जैसा मंत्री चाहिए, हमको भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्योंकि और ये सभी मुख्यमंत्रियों को समझना भी चाहिए, लोग बहुत बड़ी आशा नहीं रखते हैं, लोग रहते हैं कानून के राज से चलो, लोग चालाक किस्म का मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, लोग सादा संत मुख्यमंत्री चाहते हैं जो नाक के रास्ते में चलता हो, जो कानून है वो करो, अगर किसी ने गलती की है, मेरा भाई है, जेल भेजो उसको, इसने गलती नहीं की है, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा वोटर भी नहीं है, इसको न्याय दो, इसको राहत दो। ऐसे योगी जी काम करते हैं और तभी योगी जी को सब लोग इतना प्यार करते हैं। तो अब आ जाते हैं चुनावों पर, क्योंकि 4 जून को परिणाम आने हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बयान की है तो वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। जेल से छूटे हैं, 20 दिन की जमानत मिली है, और छूटते ही सबसे पहला बयान अपने को लेकर नहीं आया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर आता है। और केजरीवाल कहते हैं कि 4 जून को अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आता है तो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। ये केजरीवाल जी की सोच का परिचायक है ये बयान। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक बहुत बड़े आंदोलन से उपजी थी, उस आंदोलन में जितने भी लोग केजरीवाल जी के साथ थे, इन्होंने सबको सिस्टमेटिकली अपने आंदोलन से, अपनी पार्टी से दूर किया। क्यों दूर किया? क्योंकि अंदर से एक कमज़ोर, एक इनसिक्योर व्यक्ति की निशानी कि ये मुझसे तेज तो नहीं हो जाएगा, है ना, मुझसे आगे तो निकल जाएगा। इसीलिए आज देखिए तो केजरीवाल जी के अलावा कोई नेता बचा ही नहीं। जितने लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पे होते थे, शायद सिसोदिया जी केवल बचे, बाकी सबको उन्होंने सिस्टमेटिकली दूर कर दिया। तो केजरीवाल जी, ये आपकी सोच है। आपको लगता है कि आप केवल दिल्ली छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि कोई आपकी पार्टी लेके भाग जाएगा, कोई आपसे बड़ा हो जाएगा, कोई आपसे लंबा हो जाएगा। ये आपकी सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। लेकिन जो केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो नेतृत्व को विकसित करती है। मेरे जैसे लोगों को पुलिस से ले आती है, अन्य सेवाओं से, डॉक्टरों को लाती है कि आइए आके चुनाव लड़िए, आप आकर के अपना योगदान भी करिए और अपने आप को नेतृत्व के रूप में विकसित करिए। केजरीवाल जी अपनी पार्टी की चिंता करें, उनको अगला किसको काटना है उसकी चिंता वो ज्यादा करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच वाली पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो नेतृत्व को विकसित करती है। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को करके दिया है 7 साल में, पूरे देश में वो एक मॉडल है और उस मॉडल की मांग सब जगह आज है। केजरीवाल, आप चिंता अपनी पार्टी की करिए, आप पंजाब की चिंता करिए, आप यूपी की चिंता छोड़िए। यूपी का शासन सेवा बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी ही चलती रहेगी। तो जो केजरीवाल कह रहे हैं उसकी थोड़ी बातचीत सुखबुगाहट लखनऊ में नहीं है? केजरीवाल जी कैसे कह रहे हैं, उनके पास कहाँ से ये सबूत है? वो क्या भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में बैठते हैं जहाँ पे वो सुनते हैं, उनको ऐसा इशारा मिलता है? ये सब पैंतरेबाजी है और खोखली पैंतरेबाजी है। ये चुनाव प्रचार में भी मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है ना। ये लोग इसको साफ साफ देख रहे हैं। आप
प्रचार कर रहे हैं, आप जेल में थे, आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुमति दी है कुछ दिनों की प्रचार करने की, तो कुछ विकास की बात करिए, आप भ्रष्टाचार को और समाप्त करने की बात करिए। आप तो स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, जिस लड़ाई के लिए आप आए थे उस लड़ाई, उसके विरोध में ही आप शामिल हो गए। आज योगी जी को देखिए, उन्होंने अपराध तो पूरी तरह समाप्त कर दिए, भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा प्रहार किया। अब जुटे हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करूंगा। तो केजरीवाल जी, आपको दिल्ली मुबारक हो, आपको आपकी पार्टी मुबारक हो। किसको आपको 2 महीने के बाद हटाना है, आप चिंता करिए। शायद स्वाति मालीवाल जी को जिस तरह व्यवहार किया है उनके बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान की तरह हमेशा से रही है और रहेगी। आपने जिक्र किया स्वाति मालीवाल का। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ जो चीज़ें हुई, जो आरोप वो लगा रही हैं फिलहाल, उसको आप लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? नहीं, हम कौन होते हैं प्रमोट करने वाले उस चीज़ को? जो स्वाति जी के साथ घटना हुई, जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने जितने आरोप सही पाए होंगे, और आरोप भी इस केस में तो सीसीटीवी वगैरह उपलब्ध है, कुछ बयान होंगे, कोई डॉक्टरी है, और उसके आधार पे पुलिस ने कोई एक प्राइवेट सेक्रेटरी शायद हैं जिनको गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मारपीट की है। मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी के रूप में कोई रोल नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का रोल पुलिस का है। पुलिस ने कहा हाँ, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी आलोचना मैंने भी की, जैसे अभी की, और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने भी की, हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, पूरा देश आलोचना कर रहा है। तो बढ़ाने घटाने वाली बात नहीं है। एक घृणित घटना हुई, किसी भी महिला के साथ हो तो ये स्वीकार नहीं है, और किसी राजनेता के साथ में, राज्यसभा सदस्य के साथ में हो, मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पे हो, तो ये तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। और लोग भारत के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के अपने नेतृत्व से चाहते हैं कि वो नैतिकतापूर्ण काम करे। आपने ये जो अनैतिक काम हुआ है, इसका परिणाम चुनाव में जरूर मिलेगा इनको। आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से पार्टियां डरती हैं किसी को लाने में आगे, क्या यही डर केजरीवाल में भी है कि जेल गए तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया कि तुम ही संभालो? अघोषित सीएम एक तरीके से हो गई वो। दिखता तो ऐसा ही है। अगर पहली बात तो ऐसा काम क्यों करो कि जेल जाना पड़े। दूसरा, ये भी एक पहली बार ये फॉर्मूला आया कि जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। और सही बात है, जैसा आपने बोला, ये भी कुल मिला के देखिए परिवारवाद की ओर ही चल पड़े अंत में जा करके, कि अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। पत्नी भी पता नहीं सरकारी सेवा में है कि नहीं है, अब मुझे जानकारी नहीं है। अगर है तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा संभवतः नहीं होगी, ये मुझे जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा, और आ जाए योगी आदित्यनाथ पे ही बयान और हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हैं। वो कहते हैं कि जब रावण भी आया था सीता जी का हरण करने, तो भगवा चोले में ही आया था। इंडिकेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, रावण तक कह दे रहे हैं, उनके कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। इसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी डिम्पल यादव भगवा कपड़े पर सवाल उठा चुके हैं उनके। तो इस पर ये बड़े दुख की बात है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमको योगी जी जैसा एक सन्यासी, योगी जी जैसा एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में योगी जी को 5 साल के लिए पुनः आशीर्वाद दिया। मुझे विश्वास है अगले चुनाव में फिर आशीर्वाद मिलेगा। इस चीज से ये सब लोग खिसियाए हुए हैं, और इस बात को वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि योगी जी के केसरिया चोले का अपमान करने से उनका अपना ही नुकसान होगा। आज जैसा मैंने कहा, पूरे भारत में लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल उनको भी मिले, यानी सख्त और निष्पक्ष सरकार मिले। तो पटोले जी जो बोल रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। उनको स्वयं नुकसान करेगा, और खासकर किसी भी व्यक्ति को आप मुझे मेरे कपड़ों के लिए अपमानित करें तो ये तो बहुत गलत होगा, और वो भी संत के कपड़ों के लिए अपमानित करें, ये तो किसी तरह से स्वीकार नहीं है। मुझे तो इसको सुन के बहुत कष्ट हुआ, और प्रतिक्रिया देते हुए भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन जो मेरा गुस्सा है, मुझे विश्वास है ये भारत के हर नागरिक को गुस्सा आएगा कि राजनीति है। आप मेरी आलोचना करिए, मेरी नीतियों की करिए, आप मेरी शक्ल की आलोचना करें, है ना, मैं कितना गोरा हूँ या कितना मैं सांवला हूँ, मेरी इसकी आलोचना करें, मेरे कपड़ों की आलोचना करें, ये स्वीकार्य नहीं है। ये दिखाता है कि कितनी गलत सोच इन लोगों की है, और इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। अखिलेश यादव के पास लेकिन मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है बीजेपी। आजकल 500 mg में भी पैरासीटामोल में बुखार नहीं उतर रहा है, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
दवाई तक में भ्रष्टाचार, आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम किया। केंद्र सरकार की बात करें तो जो खरीदारियां होती थी, बड़ी बड़ी खरीदारियां, जो चाहे पनडुब्बी खरीदी जा रही हो, चाहे ताबूत खरीदा जा रहा हो, आपने देखा क्या हुआ करता था। आज जितनी भी खरीदारियां हैं उसकी एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। मोदी जी ने सेना को सामान भी चाहिए कि नहीं खरीदेंगे तो हम लड़ेंगे कैसे, तो उन्होंने क्रय की, सरकारी क्रय की व्यवस्था को पारदर्शी किया और तेज किया। जो सामान्य खरीदारी होती है, जैसे कि एक सोफा खरीदना है, माइक खरीदना है, ग्लास खरीदना है, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था मोदी जी लाए। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसी व्यवस्था होती है, बिल्कुल इतना आसान कर दिया कि सरकार का कोई भी, ग्राम प्रधान भी बड़ी आसानी से सामान खरीद सके। तो सिस्टमेटिकली इसको हल किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ई टेंडर की व्यवस्था को लागू किया। आज किसी भी टेंडर में माफिया क्यों नहीं आ पाता कोई, क्योंकि अपने घर से, अपने ऑफिस से बैठ के कंप्यूटर पे अपना टेंडर भर देना है। किसी को लिफाफा लेके किसी कार्यालय नहीं जाना जहाँ पे बंदूक लेके बाहर लोग खड़े होंगे और अधिकारियों से मिले होंगे। तो ये परिवर्तन जो हुए हैं, इसका बहुत बड़ा परिणाम मिला है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है। क्या ये काम पूरा हो गया? नहीं, ये काम, सफलता मिली, बढ़त मिली, लेकिन काम अभी बचा है। इस काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, पूरे लगन के साथ पूरा कर रहे हैं। और जैसे अपराधों का सफाया किया है, जब तक भ्रष्टाचार का सफाया नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेने वाले। इन्हीं कामों के दम पे अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार की बात हो रही है। कई कारण हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पारदर्शी सरकार देने में हम लोग सफल हुए हैं। ईमानदारी की व्यवस्था हम लोग लाए हैं। जो 100 रुपये गाँव में भेजा जाता था, तो राजीव गांधी जी ने आकलन किया था कि केवल 15 रुपये पहुँचता है, 85 रुपये कहाँ चला जाता है, ये वो ठीक नहीं कर पाए। मोदी जी ने इस चीज़ को ठीक कर दिया। आज 1000 रुपये अगर माता जी की पेंशन जाती है तो 1000 उनके खाते में आती है। 6000 रुपये अगर किसान सम्मान राशि भेजी जाती है दिल्ली से, तो 6000 रुपये ही खाते में जाती है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसको और आगे अच्छा करना है। थाने पे, तहसील पे, ब्लॉक पे जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको पूरी तरीके से ईमानदार बनाना है, ताकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो मेरे कन्नौज में भी, मेरे तिरवा तहसील में भी ये चीज़ ज़मीन तक आनी चाहिए कि कोई सरकारी कर्मचारी, कोई ग्राम प्रधान, कोई एक पैसा ना खाएगा, ना किसी से मांगेगा, और मैं एक विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में किसी को नहीं खाने दूंगा। इस दिशा में बहुत प्रभावी तरीके से काम चल रहा है। परिणाम मिलने हम लोग को शुरू हुए। 400 पार बातें हैं या विश्वास है? 400 पार एक टारगेट है, एक महत्वाकांक्षी टारगेट है। सरकार तो उससे बहुत कम में बन सकती है और बनेगी भी, लेकिन किस लिए? जब हम जनता का विश्वास जीतने के लिए आगे बढ़े हैं, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं। हम लोग राजनीति में नहीं, हम राष्ट्र नीति में हैं। राजनीति के लिए तो ठीक है, हमें 51% मिल गया, हम खुश हैं, लेकिन राष्ट्र नीति के लिए हमको ऐसा संकल्प चाहिए, ऐसा जुड़ाव चाहिए सब लोग का कि जो विकसित भारत के लिए काम होने वाले हैं, जो बड़े निर्णय लेने होंगे, बड़े संकल्प के साथ काम करना होगा। एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को अपने आचरण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। स्वच्छता अभियान हमने 10 साल चलाया, बहुत हमने अच्छे परिणाम किए, लेकिन क्या आज हम में से सबने प्लास्टिक फेंकना छोड़ दिया? कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा अभी, लेकिन परिवर्तन आया। हाँ, परिवर्तन आया बहुत सारा, लेकिन विकसित भारत बनाना है तो हम में से 100 लोगों को कूड़े को किस तरीके से कूड़ेदान में डालना है, कूड़े का सिस्टम क्या होगा, इन चीज़ों को पक्का करना है। मोदी जी रास्ता पूरा दिखा चुके हैं, लेकिन अब मोदी के परिवार के रूप में जब लोग जुड़ रहे हैं, उनका विश्वास मोदी जी के प्रति, उनकी योजनाओं के प्रति और ताकत के साथ आया है, तब हमको परिणाम मिल रहा है। तो 400 पार निश्चित रूप से होगा, और 400 पार देखेंगे विकसित भारत की नींव रखेगा, क्योंकि वोट सरकार तो बन रही है बहुत कम में, लेकिन हर व्यक्ति मोदी जी के साथ में जुड़े, परिवार का सदस्य बने और उनके अनुरोध को, उनको आग्रह को माने और उस पर चले। ठीक है। कन्नौज सदर की जनता से आपका क्या कुछ कहना है? विधायक हैं आप वहाँ से। ठीक है, 1 मिनट। बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है कि कन्नौज से मुझको चुनाव लड़ने का मौका मिला, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के प्रयास से, मेहनत से जीत संभव हुई। कन्नौज के सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि जिन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर हमें और आगे बढ़ना है।
जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, हम लोगों ने हल करने में लगभग 80% सफल हुए हैं, निराश्रित गोवंश की। आज से 2.5 साल पहले जब मैं विधायक बना था, मंत्री बना था, तो कन्नौज में करीब 50-51 गौशालाएं थी। आज 3 गुनी गौशालाएं हम लोग बना चुके हैं। लगभग 80% गाँवों में निराश्रित गोवंश की समस्या को हम लोग हल कर चुके हैं। ये हम सब के लिए कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि हमें समस्या हल करना आता है। अब जिन गाँव में गौशाला नहीं बनी, उनके प्रधानों के पीछे मैं डंडा लेके पड़ा हूँ कि तुम्हें गौशाला बनानी है। जो कन्नौज के मित्र हैं, आपको भी अपने प्रधान के पीछे पड़ना है कि तुम्हारी गौशाला क्यों नहीं बनी। जिस दिन गौशाला हर गांव की तैयार हो जाएगी तो निराश्रित गोवंश की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग को समस्याएं हल करने वाला समाज बनना है। समस्या हमारे आसपास है, हम लोग को सरकार ने प्रबंध किया, एक नागरिक के रूप में जागरूकता से हमको हल करना है। एक विधायक के रूप में मुझे योजनाओं के बारे में सोचना है, लोगों तक पहुंचाना है, और एक एक करके हम लोग अपनी समस्याओं को निश्चित रूप से हल करते जाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, मेरा शुरुआत में ही मन था लेकिन अब खत्म करते हुए मैं इसी से खत्म करूंगा कि एक विधायक जो होता है, एक नेता जो होता है, एक लाव लश्कर दिखता है उसके साथ। आपके लोग जब आए तो मैंने उनसे पूछा सिक्योरिटी होगी क्या, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं आप, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं होगी। कारण इसके पीछे का कि अकेले ऐसे चल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि नेता हैं, और ना कोई सिक्योरिटी। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि किसी को कोई गनर वनर लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो किसी मुकदमे में गवाह हैं, या ऐसे हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जो इतने बड़े निर्णय लेते हैं कि उनकी जीवन को खतरा होता है। मैं ATS का हेड रहा हूँ, मुझे पता है कि ऐसे हमारे राजनेता जो हैं वो आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। कोई उनका व्यक्तिगत विद्वेष नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी हैं इसलिए रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी है वो बहुत तार्किक होनी चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसके पास खूब अच्छी सिक्योरिटी होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी, एस्कॉर्ट, बत्ती लगाना, चमकाना, बोर्ड लगाना, अब बोर्ड ख़त्म हो गया तो शीशे पे ही कुछ लिख लेते हैं, ये सब बहुत दकियानूसी विचार हैं और हम लोग को इससे बाहर निकलना होगा। विकसित भारत का ये भी एक लक्षण होगा कि किसी प्रकार का कोई ऐसा स्टेटस दिखाने का कोई भाव नहीं होगा। तो सुरक्षा मैं इसलिए रखता क्योंकि सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या किसी मंत्री को, विधायक को स्टेटस दिखाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो एक समान नागरिक का स्टेटस है वही एक मंत्री का स्टेटस है, वही मेरा स्टेटस है। ऐसे में मैं 2-3-4 अपने साथी सिपाहियों को लेके घूमूं, किसी एक चौकी बंद करनी पड़ेगी अगर 4-5 सिपाही मेरे साथ आएंगे, वही मैं कह तो वो चौकी क्यों बंद की जाए? चौकी चले, वो जनता की सेवा करे। वही मैं कह रहा हूँ, कभी मन नहीं होता भौकाल दिखाने का विधायक हूँ? नहीं, भोकाल बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। भोकाल ना विधायक का होना चाहिए, ना पुलिस कमिश्नर का भोकाल होना चाहिए, ना किसी का भोकाल होना चाहिए। भोकाल तो अब ज़्यादा शब्द इस्तेमाल में आ गया, लेकिन भोकाल मेरे ख्याल से बहुत नकारात्मक शब्द है। भोकाल का मतलब क्या है कि अगर हम फुटपाथ पे चल रहे हैं तो कोई आपके साथ में 2 लोग चल रहे हैं जो अगल बगल के लोगों को धक्का देते जा रहे हैं, हटो हटो हटो, रोहित आ रहा है, क्या ऐसा भोकाल चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो एस्कॉर्ट लगते हैं यही तो करते हैं, सायरन बजाते हैं, हटो हटो हटो, कोई आ रहा है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। सड़क पे हम सब बराबर हैं, हम सब ट्रैफिक के नियमों से चलेंगे। जब रास्ता होगा तो ओवरटेक भी कर लेंगे, अन्यथा एक के पीछे एक चलेंगे। ठीक, तो ये पुलिस में रहते हुए मेरा यही विश्वास था, और आज एक नेता के रूप में, मंत्री के रूप में ये विश्वास और सुदृढ़ है। और लेकिन मुझे इसमें परिवर्तन होते हुए दिखता है। भविष्य में मुझे विश्वास है कि और परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ असीम अरुण जी, पूर्व IPS, इस वक्त योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उन्होंने बहुत अच्छे से हर मुद्दे पर बातचीत की, अपने पुलसिंग दौरे की बातचीत की, उन्होंने आज की राजनीति पर बात की, उत्तर प्रदेश पर बात की, योगी आदित्यनाथ पर बात की, और इसके लिए असीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब बारी आप दर्शकों की है कि आप दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा NWF न्यूज़ पर। नमस्कार।